रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेटनी रिप्रोडक्शन का तसल्सल। फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ा था अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। और सेकंड में हम देख रहे हैं टेराटोलॉजी बेसिक्स, ठीक है, टेराटोलॉजी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टेराटोलॉजी होती क्या है। तो डेफिनेशन इसकी देखिएगा, प्रॉपर द साइंस दैट स्टडीज द कॉजेज ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शनल, बिहेवियरल एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मतलब कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बर्थ के वक्त जो स्ट्रक्चर, फंक्शनल, बिहेवियरल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आएंगे उसको टेराटोलॉजी कहेंगे। बर्थ के टाइम पे पहले से ही इंड्यूस हुआ, जब उसकी फीटल डेवलपमेंट हो रही थी, बच्चे की डेवलपमेंट हो रही थी मदर के अंदर, तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम आएंगे वो टेराटोलॉजी के अंदर आते हैं। इसमें साइज का भी प्रॉब्लम हो सकता है, छोटा साइज है, ठीक है, ड्वार्फिज्म है, या बड़ा साइज है, गिगांटिज्म है। अरेंजमेंट का फर्क हो सकता है कि लेग्स ज्यादा हैं, कोई 4 की जगह 5 लेग्स निकल आई हैं। लेग्स ने निकलना अपना जो मेन पॉइंट है वहाँ है, लेकिन वो गर्दन पे निकल आई है। कि ऐसे भी मतलब केसेस हैं। जो लोग फार्म पे काम करते हैं उनको तो पता होगा कि बाज़ औक़ात अजीब टाइप के भी जो हैं वो काव्स निकल आते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है, 2 सर निकल आते हैं, ठीक है। और आगे हम देखेंगे भी किस किस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। और ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि सिर्फ एक ऑर्गन का या एक बॉडी पार्ट का मसला हो, ठीक है। साइज के अंदर तो ओवरऑल साइज पूरे एनिमल का साइज चेंज होगा ना, कि छोटा है या बड़ा है या अजीब साइज का निकल आया। अरेंजमेंट में भी वो जो है कि लेग्स गलत जगह पे आ गई, एयर जो है वो ज्यादा निकल आए हैं, ठीक है। और या ये भी हो सकता है कि सिर्फ एक ऑर्गन, जो पॉइंट नंबर 3 का है कि सिर्फ बॉडी का एक ऑर्गन उसके अंदर मुतासिर, ठीक है। तो ये टेराटोलॉजिकली बताती है। आगे देखते हैं इसको। अच्छा, तो टेराटोजन्स क्या होंगे फिर? ज़ाहिर बात है, जो चीजें ये काज बनेंगी टेराटोलॉजी का, ठीक है, एबनॉर्मल फीटस की डेवलपमेंट का, वो चीजें टेराटोजन्स कहलाएंगी। वो चीजें क्या हो सकती हैं? पहला पॉइंट देखिएगा, अ केमिकल, इन्फेक्शियस एजेंट, फिजिकल कंडीशन और डेफिशिएंसी दैट ऑन फीटल एक्सपोजर कैन अल्टर फीटल मॉर्फोलॉजी और सब्सिक्वेंट फंक्शन। कि वो कोई केमिकल भी हो सकता है, कोई इन्फेक्शियस एजेंट भी हो सकता है, फिजिकल कंडीशन भी हो सकती है, किसी चीज की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, ठीक है। और ये 4 चीजें हो सकती हैं कि कोई केमिकल ऐसा था जो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गई, कोई इन्फेक्शियस एजेंट ऐसा था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई, फिजिकल कोई कंडीशन ऐसी बन गई, कोई एनवायरमेंटल कंडीशन मुराद, या किसी चीज की डेफिशिएंसी होगी, आयोडीन वगैरह की होगी, किसी विटामिन की डेफिशिएंसी होगी, डैम, बच्चा भी अंदर था और डेफिशिएंसी हुई, और उसकी वजह से जो है वो बच्चा भी मुतासर हो गया। जब वो निकला तो वो अजीबुल खलकत मखलूक था, ठीक है। और टेराटोजेनेसिटी क्या होगी कि कितनी हद तक फीटस जो है वो मुतासर हुआ, वो किस चीज पे डिपेंड करती है? टेराटोजेनेसिटी डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी ऑफ द एजेंट टू क्रॉस द प्लेसेंटा। कि जो प्लेसेंटा है वो कितना क्रॉस करता है। अगर प्लेसेंटा उसने ज्यादा, क्योंकि देखें ब्लड सर्कुलेशन तो पूरी बॉडी में हो रही है ना डैम के, उसको कोई चीज आ रही है तो ये भी बॉडी का उसके एक पार्ट है। तो जितना टेराटोजन, कोई केमिकल फॉर एग्जांपल एजेंट है, वो जितना प्लेसेंटा को ज्यादा क्रॉस करेगा, फीटस तक पहुंचेगा, उतनी ज्यादा टेराटोजेनेसिटी हो जाएगी। और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रैपिड डिफरेंशिएशन जो है एम्ब्रियो ज्यादा जो है इस चीज का ससेप्टेबल होता है कि टेराटोजेनिक एजेंट उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी काज कर दे, ठीक है। जब ये ब्लास्टोला वगैरह, मरूला वगैरह बन रहा है, तेजी से डिवाइड हो रहे हैं सेल्स, तो उस वक्त ज्यादा चांसेस हैं कि जो फीटस है, जो एम्ब्रियो है, उसके अंदर चेंजेस कोई आ जाए। वो चेंजेस हम देखेंगे क्या क्या हो सकती हैं। देखिए, उसमें मस्कुलो स्केलेटल चेंजेस हो सकती हैं पहले नंबर पे, और इनका जो इंसिडेंस का रेट है वो सबसे ज्यादा 38%। ज्यादातर यही मतलब चेंजेस ज्यादा आती हैं, मस्कुलर या स्केलेटल, ठीक है। या इंटेगोमेंट्री हो सकती हैं। इंटेगोमेंट्री हमने सिस्टम्स में भी देखा था
क्या होता है, स्किन से रिलेटेड, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मुतल्लिक हो सकती हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से मुतल्लिक हो सकती हैं, ठीक है, या जेनिटो यूरिनरी हो सकती हैं, और या रेस्पिरेटरी हो सकती हैं। ये इनका इंसिडेंस लिखा है कि इस रेट के हिसाब से होंगी। ज्यादातर आमतौर पे सबसे ज्यादा अगर एमसीक्यूज में है कि कौन सा टेरोटोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, तो वो मस्कुलर स्केलेटल होगा, ठीक है। और बाकी फिर इसी तरतीब से इंटेगोमेंट्री, फिर सीएनएस के प्रॉब्लम, फिर जीआईटी के प्रॉब्लम, फिर जेनिटो यूरिनरी के प्रॉब्लम, और उसके बाद रेस्पिरेटरी के प्रॉब्लम। तो सबसे ज्यादा जो है मस्कुलर और स्केलेटल के प्रॉब्लम आते हैं। अच्छा, अब कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में देख लीजिएगा कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से। इसमें आमतौर पे जो हमने न्यूट्रिशन के अंदर डेफिशिएंसी का जो देखा था, चीजें वही हैं, लेकिन वो फिर फीटस के अंदर आएंगी, ठीक है। डैम को प्रॉपर जो है वो खुराक नहीं मिल रही, तो इससे मोर्टेलिटी भी बढ़ सकती है कि जो न्यूनेट पैदा हो वो मुर्दा पैदा हो। या कंजेनिटल ज्वाइंट लैक्सिटी, कंजेनिटल ज्वाइंट लैक्सिटी के ज्वाइंट्स जो हैं वो लैक्सिटी होता है कि प्रॉपर वो ना हो, स्टिफनेस ना हो उनमें, जरा लूज हो, लूज ज्वाइंट्स को कहते हैं। ये पहली लाइन में देखिए ना, माल न्यूट्रिशन ऑफ डैम कैन रिजल्ट इन इंक्रीज न्यू नेटल मोर्टेलिटी, के ज्यादा मोर्टेलिटी भी हो सकती है कि जो बच्चे पैदा हो ज्यादा वो मरे में हो, या फिर एंड इन कंजेनिटल ज्वाइंट लैक्सिटी, कि जो बच्चे पैदा हों तो उनके ज्वाइंट्स जो हैं वो प्रॉपर ना हो, उनमें जो है जितनी स्टिफनेस होनी चाहिए वो ना हो, बल्कि लूज ज्वाइंट्स हो, जिससे चलने फिरने में प्रॉब्लम आएगा, स्केलेटल प्रॉब्लम आएगा। एंड ड्वार्फिज्म इन काफ्स, ड्वार्फिज्म प्रॉपर साइज का ना होना। तो अब स्पेसिफिकली देख लीजिए कि न्यूट्रिशन में क्या होगा। आयोडीन बड़ा फेमस, हमें पता है शुरू से कि ये ग्वाइटर का काज है, गिलर्ड जिसको कहते हैं, ठीक है। जो न्यूनेट पैदा होगा उसका ग्वाइटर का प्रॉब्लम होगा ऑलरेडी। कॉपर जो है वो इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन होगा, काफ की इम्यूनिटी जो है वो बेहतर नहीं होगी, डिजीजेज उस पर अटैक करेंगी। मैगनीज की वजह से कॉन्ड्रोडिस्ट्रोफी एंड लिम्ब डिस्फॉर्मिटीज। कॉन्ड्रोडिस्ट्रोफी होती है एबनॉर्मल स्केलेटल ग्रोथ, स्केलेटल ग्रोथ का प्रॉपर ना होना, और स्पेसिफिकली अगर कह लें तो ये कार्टिलेज से रिलेटेड होती है कि कार्टिलेज प्रॉपर डेवलप नहीं हुई, ठीक है, और जिसकी वजह से स्केलेटल प्रॉब्लम आ गया और एबनॉर्मल स्केलेटल सिस्टम हो गया। और लिम्ब डिफॉर्मिटीज के जो लिम्स वगैरह हैं उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। और विटामिन डी की वजह से जो आएगी उसके अंदर, ये तो बड़ी दफा रिपीट हो चुका है कि विटामिन डी जो है वो रिकेट्स का प्रॉब्लम बनता है। लेकिन यहाँ पे जो है वो न्यूनेटल रिकेट्स का प्रॉब्लम। विटामिन ई और सेलेनियम, आपको पता है ये विटामिन ई जो है और सेलेनियम है किस चीज से रिलेटेड है। एक तो ये मसल्स से रिलेटेड है, दूसरा ये एंटीऑक्सीडेंट है, और तीसरा इनका रिप्रोडक्शन में रोल है। विटामिन ई के 3 रोल होते हैं, ठीक है। एक तो मस्कुलर डेवलपमेंट में इसका रोल होता है विटामिन ई का, दूसरा एंटीऑक्सीडेंट होता है ये, और तीसरा जो है ये फर्टिलिटी वगैरह के अंदर इसका रोल होता है, तो रिप्रोडक्शन में इसका रोल होता है। तो अगर इसका प्रॉब्लम होगा तो क्या मसला आएगा, कॉन्जेनिटल कार्डियोमायोपैथी या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का प्रॉब्लम आएगा, मसल्स का प्रॉब्लम आएगा। और विटामिन ए, ब्लाइंडनेस हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। तो यहाँ पे अगर प्रॉब्लम होगा, टेराटोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा, तो वो कंजेनिटल ब्लाइंडनेस होगी, जो बच्चा पैदा होगा वो पहले ही अंधा बच्चा पैदा होगा, ठीक है। ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के अंदर आ गया। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, कंजेनिटल फीटल डिफेक्ट्स क्या होते हैं, ये वही जो है रेपिटिशन है पिछली वाली डेफिनेशन की। ये कंजेनिटल फीटल डिफेक्ट्स आर एबनॉर्मलिटीज ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शन प्रेजेंट एट बर्थ, ऐसी एबनॉर्मेलिटी स्ट्रक्चर या फंक्शन की जो बर्थ से ही प्रेजेंट हो। और ये एक सिर्फ एनाटॉमिक स्ट्रक्चर को मुतासर कर सकती है, पूरे सिस्टम को मुतासर कर सकती है, बहुत सारे सिस्टम को मुतासर कर सकती है, ठीक है। ये वही पिछली वाली डेफिनेशन आ गई जो पहले देखी थी। अब हम देखते हैं कि डिफेक्ट्स 2 तरह के होते हैं। ये वाला पॉइंट, अगर माइनर डिफेक्ट होगा तो उसको कहेंगे एनोमैली, ठीक है, और अगर मेजर डिफेक्ट होगा तो उसको कहेंगे मॉन्स्टर। ये पॉइंट सेम है, ये देखिएगा।
कि जो कंजेनिटल डिफेक्ट होंगे, बर्थ के टाइम पे डिफेक्ट होंगे, वो 2 टाइप के हो सकते हैं। माइनर हो सकता है जिसको एनोमली कहेंगे, और मेजर होगा तो वो फिर मास्टर कराएगा। ठीक है? माइनर के अंदर कोई छोटा-मोटा ऐसा प्रॉब्लम है जिसके साथ आगे ज़िंदगी गुज़ार सकता है वो प्रॉपरली, ठीक है? कोई इतना वो नहीं है, कोई जो है एक्स्ट्रा पार्ट निकल आया बॉडी के ऊपर जो रिमूव भी किया जा सकता है, वो एनोमली में आ जाएगा। और मास्टर आ जाएगा कि वो मतलब उसकी जो है 2 हेड निकल आए, ठीक है? या जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर जो लेग्स हैं वो प्रॉपर जगह पे नहीं है, वो अ सीने पे निकल आई हैं, जो है सीने की साइड साइड पे लैटरल साइड पे निकल आई हैं, ठीक है? अब वो चलने के काबिल तो नहीं, तो वो फिर मास्टर कहलाएगा, अगर मेजर डिफेक्ट हो जाएगा। और ये डिफेक्ट जो है लीथल भी हो सकते हैं, सेमी लीथल भी हो सकते हैं और नॉन लीथल भी हो सकते हैं। लीथल में यानी कि डिजीज़ हो सकती है, सेमी लीथल के बस ज़िंदा तो है लेकिन कभी भी हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक पैदा हो गया, उसके अंदर ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि गेट का प्रॉब्लम है, वो प्रॉपर चल नहीं पाता। शुरू में तो वो ठीक है, एक हद तक तो लाइफ गुज़र जाएगी, लेकिन बाद में उसके लिए मसला होगा। सेमी लीथल है, बाद में डेफ़िनिटली वो प्रॉपर अपने फंक्शन नहीं करेगा, तो वो डेथ की तरफ ही जाएगा। और नॉन लीथल भी है, कुछ ऐसे हैं जो स्ट्रक्चर जो इसकी वजह से जान का खतरा नहीं है, बस वो मौजूद हैं, जो एनोमली में मतलब आ जाएँगे, वो नॉन लीथल होंगे। ठीक है? डिफेक्ट्स फिर 2 तरह के इस तरह भी इनकी की जा सकती है कैटेगराइज़ेशन, कि एक डिफेक्ट्स वो हो सकते हैं जो इनहेरिटेड हो, ठीक है? इनहेरिटेड से क्या मुराद है कि क्रोमोसोमल हों, ठीक है? जैसे क्रोमोसोम कोई एक्स्ट्रा आ गया, जैसे एक ट्रिपल एक्स क्रोमोसोम की एनोमली है, ठीक है? उसके अंदर वैसे तो XX क्रोमोसोम होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर XXX 3 एक्स हो जाते हैं, इसको ट्रिपल एक्स एनोमली कहते हैं। में आएँगे, ठीक है? कि क्रोमोसोमल प्रॉब्लम होगा। और एनवायरनमेंट की वजह से कोई मतलब प्रॉब्लम ऐसा था, एनवायरमेंटल फैक्टर जिसमें इन्वॉल्व था, डैम से रिलेटेड ठीक नहीं हो पाई, वो फिर एनवायरमेंटल रिलेटेड आ जाता है कि उसको प्रॉपर आप लगा लें कि डार्कनेस में रखा गया था, प्रॉपर अंदर नहीं फीटस, ये वो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, बेसिक टर्म्स कुछ देख लीजिएगा जो इस टेराटोलॉजी के अंदर हैं, जो अपना एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट है। वैसे तो टेराटोलॉजी पे अगर जाएँ तो ये पूरा एक सब्जेक्ट है। एक मतलब हमारे जैसे कोर्स होते थे 3 क्रेडिट और 4 क्रेडिट और उस तरह पूरा एक कोर्स है, लेकिन हमने वो टर्म्स वगैरह देखने हैं जो हमें एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी जमा पैथोलॉजी, ठीक है? कि एम्ब्रियो की पैथोलॉजी, एम्ब्रियो को जो है कोई डिजीज़ का प्रॉब्लम बन गया, कोई उसके अंदर एनोमली आ गई, तो वो टेराटोलॉजी कहलाती है। दूसरी देखिएगा साइटोजेनेटिक्स की डेफिनिशन। साइटोजेनेटिक्स क्या होता है? साइटो मैंने सेल्स, और जेनेटिक्स आपको पता है हेरिडिटरी प्रॉब्लम। तो जेनेटिक्स ऑफ सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट रिलेटेड विद हेरिडिटी, कि हेरिडिटी की वजह से, विरासत की वजह से कुछ इस तरह के प्रॉब्लम आ गए कि सेलुलर प्रॉब्लम बन गया, उसका सेल के लेवल पे ही मसला बन गया। ठीक है? वो साइटोजेनेटिक्स में आ जाएगा। उसकी ये थोड़े से हैं रट्टे वाले, इनको थोड़ा-सा मैं बस आपको समझा देता हूँ, बाकी स्लाइड्स में इसको आप रट्टा लगाएँगे। कैरियोटाइप, कैरियोटाइप क्या होगा कि सिस्टेमेटाइज़ अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेयर्स। कैरियोटाइप क्या होता है कि क्रोमोसोम्स की पेयर्स में जो अरेंजमेंट होती है ना, उसको हम कैरियोटाइप कहते हैं। ये एक नॉर्मल मतलब चीज़ है। ऑटोसोम्स क्या होंगे? ऑटोसोम्स वो पेयर्ड क्रोमोसोम्स इन ममेलियन सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? बॉडी के तमाम सेल्स, स्वाय सेक्स सेल्स को निकाल के, जो सेक्स सेल्स हैं उनको निकाल के बाकी जो सेल्स होते हैं वो सोमैटिक सेल्स होते हैं। और सोमैटिक सेल्स आपको पता है हमेशा डिप्लॉइड होते हैं, डबल पेयर में होते हैं, और हर वो उसमें जो 2 सेल्स होते हैं वो एक मेल में से आया होता है, एक फीमेल में से आया होता है। ठीक है? वो ऑटोसोमल सेल्स हो जाएँगे या सोमैटिक सेल्स हो जाएँगे। और जो दूसरे सेल्स होते हैं, सेक्स सेल्स होते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं। वो पेयर की शक्ल में नहीं होते। वो फिर पेयर कब बनता है? जब वो सेक्सुअल स्पर्म और एग मिलता है, तब उनका पेयर जाके बनता है, और वो फिर आगे सारी जो भी स्टेजेज़ आती हैं बच्चा बनने की, वो सारी होती हैं। ये नीचे भी वही बात आ गई कि सेक्स क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं? गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स के जो होते हैं। जैसे फीमेल का कौन-कौन सा होता है जी? XX होता है।
और मेल्स का कौन सा होता है, एक्स वाई। या इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फीमेल का जो है होमोगैमेटिक, किस तरह, क्योंकि एक्स एक्स है, दोनों क्रोमोसोम सेम है, एक्स एक्स दोनों सेम है, तो होमोगैमिट है। और मेल का जो है वो हेट्रोगैमिट होता है, किस तरह, एक्स और दूसरा वाई है, दो तरह में एक्स एक्स है तो वो होमोगैमेटिक है, एक तरह के दोनों है उसके। लेकिन मेल के अंदर एक एक्स है, एक वाई है। और ये सेक्स क्रोमो, फीमेल में बर्ड्स का जो होता है वो एक्स डब्ल्यू होता है, और मेल का जो होता है वो जेड जेड होता है। इनमें जो क्रोमोसोम्स के नाम है वो क्रोमोसोम्स के नाम भी ठीक है, जीट्रोक्रोमैटिक होती है, अलग है, ठीक है। इनके अंदर जेड और डब्ल्यू का काम पड़ा हुआ है बर्ड्स के अंदर। थोड़ी सी तो साइंसदानों ने हमारे लिए मुश्किल डालनी थी ना, वो फिर उन्होंने ऐसे ही डाली। अच्छा जी, पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, इस स्लाइड की आखिरी डेफिनेशन देखिएगा। ओवम एक्टिवेटेड बाय मींस अदर देन स्पर्म, स्पर्म के बगैर जो पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, ये आमतौर पे आप लगा लें कि ये होती है प्लांट्स में ज्यादातर होती है ये, या जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं ना उनमें ज्यादा होती है, लेकिन ये जो है एग्जेम्पलरी मिसालें आ सकती हैं ह्यूमंस में या एनिमल्स में भी, कि मेल का आय इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चा प्रोड्यूस हो गया। इसमें मतलब पार्थिनोजेनेसिस पे हम एज ए मुस्लिम तो हमें ज्यादा यकीन होना चाहिए, क्योंकि दो हैं, पैदाइश है जिसकी involved है, कौन कौन है, पार्थिनोजेनेसिस हो गया, आपको आ गया समझ, वो फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, ठीक है, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम उनकी वालदा थी, तो उनका जो है वो विदाउट मेल है, तो ये एग्जांपल है। तो आमतौर पे वैसे ये इस तरह का कोई फिनोमिना हो भी जाए, मतलब वर्टिब्रेट्स में, आमतौर पे ये प्लांट्स और इनवर्टिब्रेट्स में है, लेकिन अगर वर्टिब्रेट्स में हो भी इस तरह का फिनोमिना तो वो आमतौर पे कैंसरस ग्रोथ, ट्यूमरस ग्रोथ या उस सूरत में सामने आता है, आमतौर पे फुल फ्लैज कोई पैदाइश नहीं होती, ठीक है। लेकिन ये जो पैदाइश है अपना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, वो उसके अंदर देखें कि मतलब मेल इन्वॉल्व नहीं था, और एज ए मुस्लिम जो हमारा बिलीफ है, तो इस तरह। और दूसरी तो नहीं, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश है, वो भी बगैर वालिद के, लेकिन वालदा भी नहीं है, तो उसको पार्थिनोजेनेसिस में गालबन नहीं आएगी, ठीक है। और कुछ आगे चलते हैं, देखते हैं डिफेक्ट्स को। अब डिफरेंट टाइप के ना हम डिफेक्ट्स देख लेते हैं, पहले पीछे हमने कुछ फैक्टर डिस्कस किए, टाइप्स डिस्कस की, ठीक है। अब हम कुछ देख लेते हैं जो आमतौर पे एनिमल्स में ये डिफेक्ट आते हैं, ठीक है, फार्म वाले देखते भी होंगे इस तरह के जो है ना प्रॉब्लम्स। इनहेरिटेड और जेनेटिक फीटल एनोमलीज कौन कौन सी हैं जी। पहले नंबर पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, एकेंड्रोप्लेशिया, या इसको बुलडॉग सिंड्रोम काफ भी कहते हैं। और ये देखिए पहले पॉइंट में वो बता रहा है कि बुलडॉग काफ कॉमन इन हेयरफोर्ड, आयरशायर, डेक्स्टर एंड एंगस काउस। ये जो बाहर की ब्रीड्स हैं ये सारी हेयरफोर्ड, आयरशायर, डेक्स्टर और एंगस, इनके अंदर ज्यादातर होता है। इसके अंदर होता क्या है कि स्कल जो है वो कंप्रेस्ड होगा, अपर जा जो है वो शॉर्ट होगा, और
हैवीली मसल्ड होगा। ये पिक के अंदर देखिएगा ये किस तरह का है, ठीक है। कि इसका जो स्कल है वो कंप्रेस्ड लग रहा है, अपर जा जो है वो शॉर्ट है और हैवीली मसल्ड है। आमतौर पे इतने बच्चे के इतने मसल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, इतनी एज का जो होता है, लेकिन ये देखने में ही लग रहा है कि कोई अब नॉर्मल सी चीज़ है। तो ये कौन सी जो है एनोमली में आएगा या टेराटोलॉजी में आएगा? एकेंड्रोप्लेशिया में, बुलडॉग काफ इसको हम कहेंगे। और ये शक्ल से देखें ऐसा लग रहा है जैसे बुलडॉग हो, और जिसको उर्दू में हम बुल्ली कुत्ता कहते हैं, बुल्ली कुत्ता, उस तरह का, ठीक है। तो लेकिन ये है अपना इसका बच्चा, गाय का बच्चा। अच्छा, अगली डेफिनेशन दिखेगा, एपिथेलियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। एपिथेलियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, कुछ चीजें नाम से ही जाहिर हो जाती हैं। कि जो है जब उसकी डिफरेंशिएशन हो रही होती है, ये हम जो पढ़ रहे हैं वो फीटल एनोमेलीज पढ़ रहे हैं जो जेनेटिक है, इनहेरिटेड है, इनमें इनका कोई कसूर नहीं है, पहले से इनमें मौजूद थी, तो इन्हें नफरत की निगाह से नहीं देखना। तो एपिथेलियोजेनेसिस इम्परफेक्टा क्या है? स्किन फेल्स टू फॉर्म कॉमनली ऑन लेग्स, नीज एंड मसल। कि स्किन नहीं प्रॉपरली बन पाती लेग्स पे, नीज पे और मसल पे। स्किन नहीं होगी तो ऐसा जो सर्वाइवल है ऐसे एनिमल का मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्किन नहीं मौजूद, तो स्किन तो बैरियर है, बहुत सारी चीज़ों से बचाता है, कोल्ड से, हीट से, स्ट्रेस से, पीएच वगैरह मेंटेन रखता है। तो ये फिर प्रॉब्लम बन जाता है। फिर ये देखिएगा हाइपोट्राइकोसिस, जहाँ पे ट्राइकोसिस का लफ्ज आता है वो हेयर से रिलेटेड होता है, आपको इस चीज का इल्म है। हाइपो में लेस, हाइपोट्राइकोसिस क्या हुआ फिर? पार्शियल टू कंप्लीट लॉस ऑफ हेयर, कि बॉडी के ऊपर जो कोटिंग है हेयर की वो नहीं होगी, या वो आधी होगी या वो बिल्कुल ही रिमूव होगी, ठीक है। उसके बाद अगली देखिएगा टर्म क्या है, इक्थियोसिस कंजेनिटा, ठीक है। इसमें लैक ऑफ हेयर होगा या थिक स्केली स्किन होगी। जो स्किन होगी वो थिक होगी, मोटी होगी और स्केल्स बने होंगे उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद अगला टर्म देखिएगा, है मुश्किल टर्म्स, बस इसकी डेफिनेशंस आपने याद रखनी है, कुछ को ब्रेक करके याद कर लेनी है, कुछ की डेफिनेशंस को, और कुछ को रट्टा मार लेना पड़ेगा। जैसे अभी एपिथेलियोजेनेसिस इम्परफेक्ट है, ये वैसे भी याद होने वाली है। हाइपोट्राइकोसिस है, ये वैसे भी याद होने वाली है। इक्थियोसिस कंजेनिटा है, इसको थोड़ा सा रट्टा लगाना पड़ेगा। उसके बाद आइए अगला, आर्थ्रोग्रेपोसिस, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो ज्वाइंट ऑफ ऑल लेग्स आर फिक्स्ड, ये वाली पिक्चर देखिएगा, ये इसी की एग्जांपल है। कि जो हैं पॉइंट्स देखें, इधर वर्ड से भी पता चल रहा है आर्थ्रो, आर्थ्रो का प्रॉब्लम है, मतलब कोई हड्डियों का प्रॉब्लम है, ठीक है। इन इसको मैं आपको लोगों को कहता होता हूँ कि ये चीजें ना कुछ एजुकेशनल गेस्ट होते हैं, ऐसे टर्म्स आप कुछ ना कुछ खुद वहां पे मतलब बाकी पॉइंट्स वो दे देता है आर्थ्रोग्रेपोसिस के अंदर के लैक ऑफ एयर है, ठीक है, या वो ऊपर वाले में से दे देता है स्किन नी फॉर्म्ड, एक पॉइंट वो डाल देता है लेग से रिलेटेड या क्लेफ्ट पैलेट से रिलेटेड। तो आप सोचेंगे यार आर्थ्रो रिलेटेड तो यार कोई हड्डियों से रिलेटेड, यार चलो क्लेफ्ट पैलेट भी कोई सख्त सी चीज है, कोई हड्डियों का, कोई ज्वाइंट्स का प्रॉब्लम, वो आप पिक कर लेते हैं फिर फौरन, ठीक है। तो ये वाला आप पिक देखिए, इसके अंदर इसके जॉइंट्स जो आपको नजर आ रहे हैं वो फिक्स नजर आ रहे हैं, ये मूवेबल जॉइंट्स नहीं होंगे, चल फिर नहीं पाएगा। और इसके अलावा क्लेफ्ट पैलेट का भी प्रॉब्लम होगा। क्लेफ्ट पैलेट आपको पता है ये माउथ के अंदर होता है, ये उसका प्रॉब्लम। फिर एक ये टर्म है ब्रैकिगैंथियज्म, ये होता है पैरट माउथ, ठीक है। ये मतलब इस तरह का उसका माउथ हो जाएगा जो एनिमल है, ये चूंच की तरह का, ठीक है, लंबाई के रुख माउथ हो जाएगा, ये इसके नथने, ठीक है, मजल जो है इसका, इसको फिर हम पैरट माउथ प्रॉब्लम कह देते हैं। ये यासिर ने कहा है कि फिर उसकी वजह से और भी प्रॉब्लम जो है अराइज होते हैं जब जो है क्लेफ्ट पैलेट का प्रॉब्लम होगा। जी आगे आए, आगे अगली स्लाइड पे मुश्किलें देखें, खत्म नहीं होंगी, जिंदगी मुश्किलात का नाम है, और मुश्किल टर्म्स आ गए हैं आपके सामने, हार नहीं माननी, ठीक है। ये वाला पॉइंट देखिएगा, ब्रैकिस्पाइना सिंड्रोम, ये होल्स्टेन जो काउज हैं उनके अंदर ज्यादा होता है। इसके अंदर क्या होता है, ग्रोथ रिटार्डेड, शॉर्ट वर्टिब्रल कॉलम एंड लिम्स,
मल्टीपल डिफेक्ट्स इन इंटरनल ऑर्गन, मतलब कि आप लगा लें कि जानवर का बेड़ा गर्क हो गया, ठीक है। इससे आगे क्या रह गया कि ब्रैकिस्पानिया सिंड्रोम, सारी चीजें तो हो गई। ग्रोथ भी रिटार्डेड है, वर्टिब्रल कॉलम भी शॉर्ट है, लिम्स भी शॉर्ट है, मल्टीपल डिफेक्ट्स हैं इंटरनल ऑर्गन में। और नाम क्या रखा हुआ है जी? लकी जानवर का। वो किस चीज का लकी हो, उसकी तो रीढ़ की हड्डी भी नहीं ठीक है। वो ये एक लतीफा याद आ गया था, वो फीमेल होती है ना, वो अपने डॉग के बारे में कहती है कि उसका ये भी नहीं है, उसकी एक लेग्स भी नहीं है, उसका एक हैंड्स भी नहीं है। और बंदा पूछता है नाम क्या रखा आपने अपने डॉग का, वो कहती है नाम है उसका लकी। तो ये वही लकी है कि सारा कुछ ही बर्बाद है, लेकिन जो है फिर भी कितना इंग्लिश नाम दे दिया। ब्रैकिस्पानिया सिंड्रोम, स्पाइनिया तो हो गया, चलो स्पाइन से रिलेटेड। अच्छा अगला टर्म देखिएगा, एट्रेजिया एनी। ये होता है फेलर ऑफ एनल ओपनिंग, ठीक है। ये फील्ड का कॉमन प्रॉब्लम है। ये एट्रेजिया एनी वाले प्रॉब्लम आ जाते हैं कि एनल ओपनिंग नहीं होती, फिर इसको सर्जरी करके ना बना देते हैं ओपनिंग, ताकि जो वो डेफिकेशन है, जो फीसिस उसने करने हैं वो कर सके। और ये एट्रेजिया एनी का प्रॉब्लम मतलब कॉमन है। हाँ, आल्सो रेक्टाई भी होता है एट्रेजिया में, वही बताने लगा था, एट्रेजिया रेक्टाई भी होता है, ठीक है। कि रेक्टम की ओपनिंग जो है वो, अब दोनों मतलब एनस और रेक्टम, और एनस अगर हम बाहर से जाएं तो एनस पहले आती है, बाद में रेक्टम है, ठीक है। ये दो टर्म अट्रेजिया एनी और अट्रेजिया रेक्टाई। अच्छा जी, उसके बाद आ जाइए सेरिब्रल हर्निया। सेरिब्रल हर्निया को कार्टिन मार्क भी कहते हैं, ठीक है। इस प्रॉब्लम में क्या होगा, ये नीचे तस्वीर भी बनी हुई है, ये देखें कैसे इसके, ये कोई सुर्खी में कम नहीं है, ये क्या है? फ्रंटल एंड पैरिटल बोन ओपनिंग है। ये फ्रंटल और पैरिटल बोन, ये जो फोर हेड की बोन्स होती हैं उनको कहते हैं फ्रंटल और पैरिटल बोन्स, ठीक है। अनाटॉमी आजकल आप एमसीक्यूज भी पढ़े हैं, उसके अंदर बड़ा साइज रह जाता है। ये डिफरेंट टाइप जो है वो एनोमलीज है। आगे चलिएगा। अच्छा ये देखिएगा, फॉन कॉफ सिंड्रोम, ठीक है। ये क्या है जी? देखिए, हेरिटेबल डिफेक्ट ऑफ एंगस काउस, मसल कंट्रक्चर एंड एंगुलेशन ऑफ स्टीफल। ये अपना एंगस काउस भला कहाँ की ब्रीड होती है? एंगस जो है ब्रीड कौन से कंट्री की है? स्कॉटलैंड की, स्कॉटिश ब्रीड है ये, ठीक है। और इसके अंदर ज्यादातर ये भूलना चाहिएगा क्या चीज हम पढ़ रहे हैं भला। ये हम पढ़ रहे हैं अपना जो कंजेनिटल डिफेक्ट है, जो बच्चों में डिफेक्ट है हेरिडिटी की वजह से, जो ट्रांसफर हुए क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स की वजह से, ये वो हम वो पढ़ रहे हैं कि बच्चा पैदा हुआ तो उसमें ये प्रॉब्लम है। वाटर हेड या हाइड्रोसेफेलस में वर्ड से पता चल रहा है कि अकामुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द मेनिंजेस ऑफ ब्रेन, ब्रेन की मेनिंजेस में प्रॉब्लम होगा, फ्लूइड अकामुलेट होगा। उसके बाद आ जाइए डबल मसलिंग पे, वर्ड से पता चल रहा है कि मसल्स डबल हुए होंगे। फॉर एग्जांपल एक मसल बाइसेप या ट्राइसेप है वो एक होना चाहिए, ठीक है, या कोई और भी मसल वो डबलिंग हुई होगी मसल्स की, तो उसमें फिर जो है मसला होगा ना मूवमेंट के अंदर। और सबसे ज्यादा मसले आपको बताइए, अभी आपने देखे भी होंगे जितने मसले आ रहे हैं ज्यादातर स्ट्रक्चर प्रॉब्लम ज्यादा आ रहे हैं, स्केलेटल के प्रॉब्लम और स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम, मूवमेंट के प्रॉब्लम, ठीक है। और इनका इंसिडेंट जो है वो ज्यादा है। और इनहेरिटेड कंजेनिटल मायोकोलोनस क्या होगा? कंजेनिटल जो मतलब शुरू से मायोकोलोनस, मायो मसल कोलोनस में ने झटके लगना, ठीक है। ये लफ्ज को अगर आप ब्रेक करें तो ये बन गया इनवॉलेंट्री ट्विचिंग ऑफ मसल्स, कि बच्चा पैदा होगा और उसके जो मसल्स हैं उनमें ट्विचिंग हो रही होगी, ठीक है। वो जो है इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हो रही होंगी उसके अंदर, तो ये वो उसमें आ जाएगा। आगे चलिए, और प्रॉब्लम, अभी इसको जल्दी जल्दी हम रिपीट करते हैं, टाइम थोड़ा है। टीरोसोमस एलम्बस, ठीक है। इसमें क्या होगा? कंजेनिटल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, शॉर्ट एनकाइलोज्ड लिम्स। एनकाइलोसिस क्या होता है भला? स्टिफनेस ऑफ जॉइंट को हम कहते हैं। तो इसमें पेरोसोमस एलम्बस में क्या होगा?
कंजेनिटल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन हो जाएगी, जो रीढ़ की हड्डी है उसकी जो है कर्व हो जाएगी वो, और जो जॉइंट्स होंगे वो शॉर्ट होंगे, छोटे होंगे और स्टिफ जॉइंट होंगे। उसके बाद अगला टर्म पे आइए, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया विद एनासार का। एनासार का क्या होता है, कोई बता सकता है? लार्ज एनासार्कल सार्कस काफ सीन इन मियान एंजू एंड शॉर्ट आर्म, ये वो उसने ब्रीड बता दी कि एनासार्कस कॉइन होंगे। एनासार्का कहते हैं जर्नलाइज्ड एडीमा को, हाँ बिल्कुल, एडीमा। और एडीमा क्या होता है, अब ये भी तो बताना जरूरी है ना। स्वेलिंग, वाटर कम्युलेशन, ठीक है, किसी जगह की स्वेलिंग या वाटर कम्युलेशन हो जाना। जर्नलाइज्ड हो जाना, जब ये अगर किसी एक पार्ट पे प्रॉब्लम हो वो जस्ट एडीमा कहलाता है। जब जर्नलाइज हो जाए, सारी बॉडी में हो जाए, तो उसको फिर क्या कहते हैं, हम एनएसआर का कहते हैं। तो ये टर्म वैसे भी याद रखिएगा, एनएसआर का। और प्रोटोपॉर्फेरिया में देखिएगा, प्रोटोपॉर्फेरिया क्या होगा, फोटो सेंसिटिविटी हो जाएगी, लाइट से प्रॉब्लम होगी, जो काफ पैदा होगा। अंधेरे में रखेंगे तो ठीक है, रोशनी पड़ेगी तो उसको प्रॉब्लम होगी। आप कहेंगे ये क्या, ये जादू पैदा हो गया है इसके घर में, जो है इस काफ के घर में, डैम के घर में, ठीक है। उसके बाद आइए पॉलीडेक्टाइल, लफ्ज से पता चल रहा है। टेक्टाइल किसको कहते हैं, टोज को कहते हैं, या ये जो जॉइंट्स होते हैं, ये फ्लेंजेस वगैरह। तो एक्स्ट्रा टो होगा, वन और ऑल लेग्स में है एक्स्ट्रा टो। पॉलीडेक्टाइल क्या होगा, ये जो टोज होते हैं, या आप लगा लें कि जो कैटल है उसके दो हूफ है ना, उसमें जो है वो एक्स्ट्रा हूफ आ जाएगा, एक और हो जाएगा, तीन हो जाएंगे, तो ये उसमें पॉलीडेक्टाइल में आ जाएगा। और एग्नेशिया, एग्नेशिया क्या होता है, जर्सी काऊ में ये ज्यादा प्रॉब्लम आता है एग्नेशिया का। इसमें क्या होता है जी, लोअर जा ही नहीं होता। अब वो खाएगा कैसे अगर लोअर जा ही नहीं है, ठीक है। तो ये उसके अंदर प्रॉब्लम आ गया एग्नेशिया का। अगली स्लाइड की तरफ आइएगा, ये सारे टर्म्स ही हैं, ठीक है, मोस्टली इसमें। टेरमाइड सिस्ट, ये हमने पहले भी पढ़ा था। हेयर लाइक ग्रोथ इन द आई, ये आई के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, ठीक है, उसको हम डेर्माइड सिस्ट कहते हैं। एपिलिप्सी, आम जुबान में जिसको मिर्गी कहते हैं। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड कन्वल्जन, झटके लगेंगे और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगी। एम्ब्लाइकल हर्निया, ठीक है, स्टार्ट में जब बच्चा पैदा हुआ तभी उसके अंदर हर्निया होगा, ठीक है। और हर्निया क्या होता है, प्रोट्रूजन ऑफ एनी ऑर्गन इन इन एन अदर कैविटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। और प्रोट्रूजन ऑफ एनी ऑर्गन आउटसाइड ऑफ द बॉडी क्या कहलाता है, प्रोट्रूजन ऑफ ऑर्गन इन एन अदर कैविटी कहलाता है हर्निया। और प्रोट्रूजन ऑफ एन ऑर्गन आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जी बिल्कुल यासिर, बिल्कुल जैनब, प्रोलैप्स कहते हैं उसको। गुड। अगले टर्म की तरफ आइएगा, सेंडेक्टाइल, ठीक है। ये क्या प्रॉब्लम होता है, म्यूल फूट इन काउज, पर बोथ पार्ट्स ऑफ द हूफ फ्यूज्ड, ठीक है। म्यूल फूट का क्या मतलब है, अब जो ये घोड़े होते हैं, खच्चर होते हैं, उनका जो फुट होता है वो सिंगल हूफ होता है। तो का जो कैटल होती है, बफ होती है, उसकी डबल हूफ होती है। लेकिन इस प्रॉब्लम में सेंडेक्टाइल के अंदर क्या होगा कि का कैटल भी घोड़े वाले पाँव लेके पैदा हो जाएगी है, उसके भी हूफ जो है घोड़े जैसे होंगे। आप कहेंगे इधर से घोड़ा तो कभी गुजरा नहीं, ये क्या कार्रवाई पड़ी है। उसके बाद आ जाए जी वीवर काफ। वीवर काफ क्या होता है, प्रोग्रेसिव बोवाइन मायालो एनसेफलोपैथी, और calves develop a weaving gait at 6 to 8 months of age,